शहर में एक अजीब सी दहशत फैली हुई थी। हर हफ्ते किसी न किसी की लाश मिलती, लेकिन मौत का कोई कारण नहीं मिलता। न कोई चोट, न कोई हथियार और न ही कोई गवाह। जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी वह था मृतकों के चेहरे पर फैला हुआ खौफ। कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये हत्याएं कर कौन रहा था। लोग इस सजीव हत्यारे को इनविजिबल किलर कहने लगे थे। पहली मौत रमेश नाम के एक दुकानदार की हुई थी। उसकी लाश शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी फैक्ट्री के पास मिली थी। रमेश के शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी दहशत साफ दिखाई दे रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इसे हार्ट अटैक कहा, लेकिन रमेश के परिवार और दोस्तों को यकीन था कि उसकी मौत सामान्य नहीं थी। रमेश के बाद जो मीरा एक टीचर थी कि लाश उसी इलाके में मिली, उसके चेहरे पर भी वही डरावनी शक्ल थी। दोनों ही हत्याओं का कोई सुराग नहीं था और शहर में खौफ का माहौल फैलने लगा था। इसी समय राघव, जो इस प्राइवेट डिटेक्टिव था, इस मामले में दिलचस्पी लेने लगा। राघव, जो पहले पुलिस में था, अब एक फ्रीलांस डिटेक्टर के रूप में काम कर रहा था। उसने कई पेचीदा केस हल किए थे, लेकिन यह मामला कुछ अलग था। यहाँ न कोई क्लियर मौजूद था या कोई पैटर्न। राघव ने सबसे पहले रमेश और मीरा की जिंदगी के बारे में जानकारी जुटाई। दोनों एक साधारण जीवन जी रहे थे। किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, न ही किसी प्रकार का झगड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं था जो इन हत्याओं का कारण हो सकता। इसके बाद राघव उस जगह की जांच करने पहुंचा जहां ये लाशें मिली थीं। यह एक पुराना औद्योगिक क्षेत्र था जो बंद पड़ा था। जगह सुनसान थी, लेकिन राघव को वहां कुछ अजीब महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन जब उसने चारों तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। राघव ने इलाके का बारीकी से निरीक्षण किया। वहां जमीन पर कुछ अजीब सी निशान थे, जैसे किसी भारी चीज को घसीटा गया हो, लेकिन कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला। कुछ दूरी पर उसे एक पुरानी फैक्ट्री के टूटे हुए दरवाजे के पास एक अजीब सी नमी महसूस हुई। उसने वहां जाकर देखा, लेकिन कुछ ठोस जानकारी नहीं मिली। अभी राघव जांच में जुटा था कि एक और हत्या हो गई। इस बार पीड़ित सिंपी नाम की एक लड़की थी जो पास की कॉलेज में पढ़ती थी। उसकी लाश भी उसी फैक्ट्री के पास मिली थी। सिंपी की मौत ने शहर को और भी डरा दिया। हर कोई इस अनविजिबल किलर से बचने का उपाय सोच रहा था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सिंपी के मौत से पहले उसने अपनी दोस्त को फोन किया था और कहा था कि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखती तो उसे कोई नजर नहीं आता। इस कौर ने राघव को चौंका दिया। क्या कोई ऐसा था जो अदृश्य होकर इन हत्याओं को अंजाम दे रहा था? अब तक राघव के पास कोई सुराग नहीं था, लेकिन सिंपी की मौत के बाद उसे यह एहसास हो गया था कि जो कुछ भी हो रहा है वह साधारण नहीं था। राघव ने तय किया कि वह रात को उसी औद्योगिक क्षेत्र में जाकर खुद निगरानी करेगा। उसने अपने साथ ही हाईटेक कैमरा, नाइट विजन गॉगल्स और कुछ अन्य उपकरण ले लिए। रात के करीब 11 बजे राघव उस सुनसान फैक्ट्री के पास पहुंचा। चारों तरफ घना अंधेरा था और सन्नाटा फैला हुआ था। राघव ने अपनी टॉर्च बंद कर दी और अपने कैमरे को ऑन करके निगरानी करने लगा। घंटों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन रात के 2 बजे अचानक से उसे हवा में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसके बहुत पास आ रहा हो। राघव ने तुरंत अपने नाइट विजन गॉगल्स लगाए और चारों तरफ देखा। तभी उसकी कैमरे में हलचल हुई। कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी जो धीरे धीरे साफ हो रही थी। वहीं एक इंसानी आकार की थी, लेकिन पूरी तरह से नजर नहीं आ रही थी। राघव की धड़कन तेज हो गई। उसके सामने एक अदृश्य शक्ति थी जो शायद इन हत्याओं के पीछे थी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही राघव ने अपनी टॉर्च जलाकर उसकी ओर देखा, वह अचानक गायब हो गई। राघव समझ चुका था कि कोई हिंसा नहीं, बल्कि कुछ सुपरनैचुरल था। वह और अधिक जानने के लिए उस औद्योगिक क्षेत्र के इतिहास की छानबीन करने लगा। उसे पता चला कि यह जगह पहले एक बड़ा कारखाना हुआ करती थी, जहां कई साल पहले ही भीषण आग लगी थी। उस आग में कई मजदूर जिंदा जल गए थे और कहा जाता था कि उनकी आत्माएं अब भी उस जगह पर भटकती थीं। राघव ने पुराने दस्तावेजों से यह भी पता लगाया कि रमेश और मीरा, जिनकी मौतें हुई थीं, उनके परिवार का उस फैक्ट्री से कोई न कोई संबंध था। उनके पूर्वज फैक्ट्री में काम करते थे और शायद यही वजह थी कि उन आत्माओं ने उन्हें अपना शिकार बनाया था। अब राघव को यकीन हो गया था कि यहाँ आत्माएं बदला लेने के लिए वापस आई थीं। उसने इस मामले को हल करने के लिए एक धार्मिक अनुष्ठान करने का फैसला किया। उसने कुछ पंडितों से बात की और भी तैयार हो गए।
रात को उसी सुनसान इलाके में राघव और पंडितों की टीम ने अनुष्ठान शुरू किया। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ा, चारों तरफ हवा में हलचल होने लगी। वहां अचानक से तेज हवाएं चलने लगीं और चीखों की आवाजें आने लगीं। राघव को ऐसा लगने लगा कि वह आत्माएं उन पर हमला करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन पंडितों के मंत्रों के चलते धीरे धीरे चीखने की आवाज कम होने लगी और अंततः सब कुछ शांत हो गया। उन आत्माओं को आखिरकार मुक्ति मिल गई थी। राघव ने इस मामले को सफलतापूर्वक सुलझा लिया था, लेकिन इस घटना ने उसके मन में कई सवाल छोड़ दिए। क्या वाकई यह सब खत्म हो चुका था, या फिर कभी न कभी कहीं न कहीं यह अदृश्य शक्ति फिर से सामने आएगी? शहर में हत्याएं बंद हो चुकी थीं और लोग राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन राघव जानता था कि इस दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें समझना और सुलझाना बेहद मुश्किल है। उसने अपनी जिंदगी में कई केस सुलझाए थे, लेकिन ये केस उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक और रहस्यमयी केस बन चुका था।